हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नीट 2020 के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। जो काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, जिसमें से हर साल क्वेश्चन लगभग लगभग बनते ही है। तो इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से पढ़ लिए। हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल, यानी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हम सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल लगभग सबको याद भी होती है पीरियोडिक टेबल। अब इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ है कि हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी में इस तरह से पढ़ते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, यानी हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे, ठीक है। या तो हम क्या पढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। यानी ये लेफ़्ट टू राइट इनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और टॉप टू बॉटम हम क्या बोलेंगे, ग्रुप, ठीक है। तो हम इनके लिए क्या करेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस होता है। क्लियर है। तो देखिए, द प्रॉपर्टी which are related to their electronic configuration and which show a regular gradation when we move from left to right in period, when we move from left to right in a period, और top to bottom in a group, ठीक है। या जब क्या करते हैं हम टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट हम इसके अंदर मूव करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होते हैं, तो उनकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होने लग जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्लियर। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, हम चार टाइप के पढ़ते हैं। फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस, सेकंड है आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फोर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस क्लास में, ओनली फर्स्ट टॉपिक होगा एटॉमिक रेडियस। क्लियर है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से ही हम आगे, एटॉमिक रेडियस से ही क्या होगा, हम आगे की प्रॉपर्टीज़ को समझ पाएंगे। क्लियर है। तो इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर हम हर तरह के जो जो क्वेश्चन जो एक्सेप्शन है उनसे रिलेटेड केस पढ़ेंगे, और नॉर्मल जनरली केस क्या क्या होता है। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस होती क्या है, देखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए इसके बारे में, हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से जो भी शेल है, उन शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, मानो ये इलेक्ट्रॉन है अपने पास में, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, ठीक है। जैसे हम इसको इस डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास न्यूक्लियस से आउटर शेल में, यहाँ अगर ये आउटर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास में क्या होगी, आउटर शेल, ठीक है। आउटर शेल हमारे पास जो है, यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक रेडियस। क्लियर। देखिए, अब एटॉमिक रेडियस के हम टाइप पढ़ते हैं। ये टोटली अपने पास एनसीईआरटी बेस है, ठीक है। टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के अंदर हम तीन टाइप की एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, एक कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस, एंड मेटेलिक रेडियस, ठीक है। तो हम तीनों के बारे में शॉर्ट में देखेंगे। जस्ट है सबसे पहले जैसे कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। देखिए, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं हम, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक एंड वॉन डेर वाल। देखिए, कोवेलेंट रेडियस हमारे पास का जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये जो कोवेलेंट बन रहा है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, अपने पास में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियस से, इन दोनों न्यूक्लियस से दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी उसके जस्ट हाफ को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस,
ठीक है, उसकी जस्ट हाफ को क्या बोलेंगे अपन, कोवेलेंट रेडियस, यानी जस्ट हाफ वैल्यू को, यानी दोनों न्यूक्लियस के सेंटर से जो लाइन अपन ने खींची है डिस्टेंस है उनकी जस्ट हाफ को अपन क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। यानी मानिए अपने पास में हमारे पास इनकी डिस्टेंस कितनी हो गई है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास आर, तो इसकी जस्ट हाफ कितनी हो जाएगी, आर बाय टू। तो आर बाय टू क्या होगा इसके लिए, कोवेलेंट रेडियस। ऐसे हमारे पास क्या है, मेटलिक रेडियस, यानी जितने भी मेटल्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है, मेटलिक क्रिस्टल के अंदर सारे क्रिस्टल्स किस इस टाइप में अरेंज होते हैं, सॉलिड स्टेट में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी अपने पास में मेटलिक क्रिस्टल है वो कुछ इस टाइप के होते हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसके जस्ट हाफ को, ठीक, हम क्या बोलेंगे, मेटलिक रेडियस। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस यानी जो वंडर वॉल हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे किस में मिलते हैं, गैसेस के अंदर, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। तो इन दो नियरेस्ट एटम के जो नियरेस्ट एटम होंगे उनकी जो डिस्टेंस होगी उसके हाफ को हम क्या बोलेंगे, वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास कितने रेडियस होगी, कोवेलेंट रेडियस, मेटलिक रेडियस और वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता, अगर क्वेश्चन बनता है तो ये पूछेंगे कि इनको अरेंज करो कि वंडर वॉल रेडियस, मेटलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, किसकी रेडियस ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट ये मान लो सबसे ज़्यादा रेडियस इसकी होगी, फिर हमारे पास किसकी होगी, मेटलिक रेडियस, और फिर कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है कि एटॉमिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी, तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी होगी, वंडर वॉल रेडियस, फिर मेटलिक रेडियस और सबसे कम रेडियस कौन सी, कोवेलेंट रेडियस। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्लियर है, एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक रेडियस है क्या, अभी हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियस है क्या हमारे पास में, कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे उनके जो डिस्टेंस होगी उसी को क्या हमारा बोला, एटॉमिक रेडियस। अभी डिपेंड किस पे करेगा, इस न्यूक्लियस पे। ठीक है, इसमें हम दो तरह के इफेक्ट पढ़ेंगे, एक होता है हमारे पास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं कई बार जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव या जेड इफेक्ट। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियस के थ्रू, ठीक है, जो न्यूक्लियस के थ्रू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो पावर होगा, यानी इन न्यूक्लियस के थ्रू जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने का पावर हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यह अपन पढ़ेंगे, बोलेंगे उसको जेड इफेक्टिव। क्लियर है, देखिए, तो हम जानेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसकी ज़्यादा होगी तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, कैसे, देखिए, ये हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब देखेंगे अपने पास अलग अलग शेल्स है, ये हमारे पास क्या है, शेल्स है। देखिए वापस बनाते हैं हम, ये हमारे पास न्यूक्लियस, हमारे पास क्या है, अलग अलग शेल्स है। ठीक है, क्लियर है। अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, इस वाले शेल के पास, उसके बाद इसके पास, और ये आगे। जैसे जैसे हम शेल चेंज करते जाएंगे अट्रैक्शन कम होता जाएगा। क्लियर है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, यानी जिस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, यानी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, उसकी कम होगी। क्लियर है, तो हमारे पास फर्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है, देखिए आगे, इस इफेक्ट को हम डायग्राम से समझते। ठीक है, जो अट्रैक्शन होगा, दिख रहा है, जो भी आउट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जेड इफेक्टिव। क्लियर है, और जो देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ रिपल्शन भी है, ये दिख रहे हैं आपको कि जो येलो वाले पार्टिकल्स है, तो ये वाले पार्टिकल्स है और जो आउटर मोस्ट पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये भी नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा।
रिपल्शन होगा तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है। अब देखिए अगर रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास में जो शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो थोड़ा दूर, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, उनकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, उसका साइज भी इंक्रीज करेगा। यानी शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा बिल्कुल। एटॉमिक रेडियस जो भी आप पढ़ोगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, ये दोबारा आएगा आगे वाले जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। क्लियर। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियस के थ्रू जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करने का पावर क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जबकि क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन लगेगा उसको क्या बोलेगा भाई, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट से क्या होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से साइज डिक्रीज करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए। और थर्ड है कि नंबर ऑफ शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ये हम पढ़ ही रहे हैं कि जितनी ज़्यादा शेल्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा शेल्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो साइज क्या होगा, एटॉमिक रेडियस का साइज भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों फैक्टर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए, इन्हीं पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर है। तो ये फैक्टर हमारे पास में अफेक्ट करता है किस पे, एटॉमिक रेडियस पे। क्लियर है। देखिए अब इसकी बात करते हैं कि जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन क्या है। देखिए ये हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, अब देखिए आपके पास में हम इसमें दो तरह से प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जैसे हम पहले बोल सके कैसे पढ़ेंगे, दो तरह की प्रॉपर्टी। एक तो क्या पढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट यानी पीरियड के अंदर। और एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। क्लियर है, टॉप टू बॉटम यानी एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। क्लियर है, टॉप टू बॉटम एंड लेफ़्ट टू राइट। देखिए लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और टॉप टू बॉटम क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वैसे सब जानते हो, एक बार फिर हम क्लियर करते हैं। देखिए आप जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, अपन कोई सा भी शेल ले लेते हैं, जैसे अपन बात करते हैं पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर बोरोन का नाम काम करते हैं। ठीक है, बोरोन क्या अपने पास में, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन सब जानते हैं क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p1। कार्बन की बात करते तो कार्बन क्या हो जाएगा, लास्ट में बाकी सेम रहेगा, ये 2p2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर 2p3। ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा अपने पास 2p4, और फ्लोरीन में 2p5। क्लियर है। तो आपको पास है, अभी देखो कि आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या निकला कि जितने भी इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं सारे पी में हो रहे, लेकिन किस में हो रहे, सारे सेकंड शेल के अंदर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसके अंदर, सेम है, यानी एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते जा रहे हैं। यानी जैसे एक ही शेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाएगा, यानी उन पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यार बढ़ने से क्या होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज करने जाएगा। यानी हम लेफ़्ट टू राइट हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा हमारे पास, जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यानी इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव क्या करेगा हमारे पास में, इंक्रीज, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और साइज का क्या करने लग जाएगा हमारे पास में, डिक्रीज। क्लियर है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, सबको पता है। यानी जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है, क्योंकि टॉप टू बॉटम की हम बात करेंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम में क्या होता है आपके पास में कि टॉप टू बॉटम में जैसे हम इसकी इस एस ब्लॉक ले लेते हैं, जैसे हमने लिथियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है जानते हो, 1s2 एंड 2s1। ठीक है, क्योंकि 3 पे होता है। अब सोडियम की बात करें, सोडियम के अंदर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा 3s1। देखिए यहाँ पे 2 शेल से किस में जा रहा है, 3 के अंदर।
ठीक है। तो नेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो किस में जाएगा 4s1, ठीक है। सोडियम के अंदर, रुबिडियम के अंदर 5s1। अब देखोगे यानी इसी तरीके से हम दिखाएंगे तो 2 यहाँ पे 3 ये 4, यानी शेल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अब आपको पता है कि अगर शेल चेंज होती है, नंबर ऑफ शेल चेंज करने पे क्या होता है जेड इफेक्टिव क्या होगा डिक्रीज़ करेगा, और जेड इफेक्टिव डिक्रीज़ करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में साइज इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज़ करेगा और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज़ करेगा। क्लियर। देखिए वेरिएशन अलोंग ए पीरियड, पीरियड में क्या होता है यानी लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करेगी। क्लियर है। यानी अगर आपके पास कंपैरिजन करा जाए, आपको बोला कि ऑर्डर लिखिए नॉर्मल, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। और देखिए एक्सेप्शन फॉर्म में जहाँ जब भी ध्यान रखना है कि जो इनर्ट गैसेस है इनका साइज हमेशा ज़्यादा होता है। तो मैं इसके साथ में नियॉन भी ले लेता हूँ, साइज सबसे ज़्यादा किसका होगा इनर्ट गैस का, ठीक है। उनको अपन को देखना ही नहीं। अब हमको पता लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज क्या करेगा डिक्रीज़, तो साइज डिक्रीज़ करेगा। सबसे ज़्यादा साइज किसका हो गया एक्सेप्शन फॉर्म में, सबसे ज़्यादा किसका हो गया नियॉन का, फिर हमारे पास में बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। यानी सबसे छोटा कौन सा होगा हमारे पास में जिसका साइज कम है, एटॉमिक रेडियस कम है किसकी है फ्लोरीन की। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए नॉर्मल ट्रेंड, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की व्यू से, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इनमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो लेफ़्ट टू राइट क्या होगा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करेगी, और टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप में क्या करेंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करेगी। ये हमारे पास एक जनरल पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो नॉर्मली बात है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या आते हैं एक्सेप्शन में से आते हैं, ठीक है। तो हम कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कि होता क्या नॉर्मल ट्रेंड आपको याद रखना है, लेकिन जो आपको एक्सेप्शन पढ़ रहा है तो वो बिल्कुल इसी फॉर्म में आपको इनको देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। एक्सेप्शन क्यों है उसका रीज़न हम समझाएंगे कि ऐसा इनके अंदर क्यों होता है। तो फर्स्ट एक्सेप्शन पर पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में। क्लियर है। किसमें पढ़ेंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट है। आप जानते हो ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो हमारे पास 3D सीरीज 4D 5D और 6D के फॉर्म में होता है। तो मेनली जो हमारे पास यूजफुल है बोलते हैं 3D 4D एंड 5D। क्लियर। तो हमारे पास इनमें देखिए क्या एक्सेप्शन होता है। नॉर्मली क्या होगा जैसे हम स्कैंडियम से जिंक तक जाएंगे तो हमने क्या पढ़ा लेफ्ट टू राइट साइज को क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट साइज क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। लेकिन क्या होता है इनके अंदर लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है साइज लगभग सेम होता है, साइज क्या होता है सेम होता है, इनमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जैसे हमने पढ़ा ये हमारे पास क्या है, ये हमने ग्रुप लिया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। होता क्या है कि इसके अंदर क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होता है देखिए इसको एक बार समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये आपके पास शेल। तो मानिए आपके पास में क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट, तो आपके पास कोई भी एक स्कैंडियम का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। जैसे स्कैंडियम के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 18 पे क्या होता है आर्गन, उसके बाद क्या हमारे पास ये 3D1 एंड 4s2, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इसमें क्या होता है ये आउटर शेल कौन है 4s, तो हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दी। अब जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे डी के अंदर फिल होते जाएंगे, जैसे 3D1 नेक्स्ट वाले में कितने हो जाएंगे 3D2, नेक्स्ट वाले में हमारे पास कितने हो जाएंगे 3D2, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये 3D2, नेक्स्ट वाले में फिर 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, ठीक है 8, 9 और 10, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे आपके अंदर क्या होगा इनके बीच में, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी होता है, जिसको मैंने क्या बोला शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर तो देखो क्या होगा, हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में देखिए यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा स्कैंडियम से क्रोमियम, हमारे पास में क्या होगा जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट से ज़्यादा होगा, यानी इसमें डी ब्लॉक के अंदर दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं। कौन कौन से हमारे पास कौन कौन से इफेक्ट काम कर रहे हैं, एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या हो गया जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन 3 4,
उसके बीच में इतना रिपल्शन नहीं होगा, यानी अपने पास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास में जेड इफेक्टिव क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम एक कंडीशन आ जाएगी जब हमारे पास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। वो हमारे पास मैग्नीज, फेरस और कोबाल्ट में रहते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा हो गए तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास में शील्डिंग इफेक्ट है वो डोमिनेट हो जाएगा किसके ऊपर, जेड इफेक्टिव के ऊपर। क्लियर है। तो हमारे पास ओवरऑल अगर इफेक्ट देखा जाता है तो इनमें कोई चेंजेस नहीं हो पाता, तो इतना एटॉमिक रेडियस में इतना चेंज नहीं होता। क्लियर है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है इनके अंदर से, आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड से अलग है। देखिए, तो आपके पास में इनका एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है, ये साइज चल रहा है। लेकिन ये दिख रहा है, यानी फेरस, कोबाल्ट, निकल, इनके अंदर क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। और लास्ट में कॉपर की साइज, जिंक का साइज क्या हो गया, कॉपर से ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इस पर डोमिनेट कर गया। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे। क्यों, देखो पहले क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रही है, फिर क्या हो गया है, इक्वल हो गया, लास्ट में क्या हो गया, वो वापस बढ़ गई। तो ओवरऑल इफेक्ट देखा जाता है तो इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, लगभग सेम रहती है। क्लियर है। तो पहला एक्सेप्शन ये है, नॉर्मल केस है, ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जब हम इसको डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब देखिए आगे दूसरा एक्सेप्शन की बात करते हैं हम इसी डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ये भी हम डी ब्लॉक के अंदर ही पढ़ेंगे कि इसी डी ब्लॉक में क्या होता है हमारे पास। हमने लेफ्ट टू राइट तो पढ़ लिया, अब हम टॉप टू बॉटम की भी बात करते हैं। टॉप टू बॉटम में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, साइज क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। आपको पता है टॉप टू बॉटम के जाने पर क्या होगा, साइज क्या करेगा हमारे पास में, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। जैसे हमने स्कैंडियम से इट्रियम, और यहाँ पे हमारे क्या होता है, लेंथिनम, ठीक है, लेंथिनम 57 पे होता है, ठीक। यहाँ से अपन जाएंगे टॉप टू बॉटम तो देखोगे तो 160 इसके अपने पास में क्या एटॉमिक रेडियस, ये कितनी 180, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से क्या होगे, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करती है। लेकिन आप नेक्स्ट ग्रुप में देखोगे टाइटेनियम वाले में, टाइटेनियम यहाँ से यहाँ तक तो ये इंक्रीज़ कर रही है, यानी 140 से कितना हो रही है, 155, ठीक है, कितना हो रहा है 155। क्लियर। लेकिन देखिए अब यहाँ पे 155 होने के बाद में नीचे हाफेनियम जाने पर कितना हो, ये भी कितना हो गया 155, यानी इनकी एटॉमिक रेडियस लगभग सेम है। ये सब में देखोगे आप पूरा ट्रेंड में, यानी हमारे पास कौन सी 4D सीरीज, यानी 3D सीरीज से 3D सीरीज से 4D में जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, साइज क्या करेगा हमारे पास में, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या होगा, 4D से 5D सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो लगभग इनकी साइज क्या होगा, सेम रहेगा। क्लियर है। क्यों रहता है, उसका कारण भी हम जानते हैं कि ये होगा लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, यानी बीच में हमारे पास लेंथेनम के बाद में जो हमारे पास ये क्या है, लेंथेनम, यानी 57 के बाद में 14 हमारे पास में लेंथेनाइड एलिमेंट को फिल किया जाता है। 14 लेंथेनाइड एलिमेंट को क्या किया जाता है, फिल किया जाए, इलेक्ट्रॉन को उसमें फिल कर देंगे तो उन पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा और उनका साइज लगभग सेम होने लग जाएगा। देखिए साइज ऑफ 5D सीरीज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ 4D सीरीज एलिमेंट। क्लियर है, आपको पता होना चाहिए। ये हमने बोला कि साइज ऑफ 5D सीरीज ऑलमोस्ट सेम एज दैट, ये 4D और 5D का साइज क्या है, सेम है। बिकॉज का रीज़न भी लिखा रखा, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ठीक है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या है, हम इसको डी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन से इसका साइज इनक्रीज जगह जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता क्या है, 5D सीरीज हैव 30 मोर न्यूक्लियर चार्ज इन कंपेरिजन टू 4D सीरीज, ठीक है। इनके बाद 30 मोर न्यूक्लियर चार्ज आ जाता है, क्योंकि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या होगा, क्योंकि लेंथेनाइट के एलिमेंट आ गए तो मैं 32 और न्यूक्लियर चार्ज आ जाएंगे। दैट वाई साइज ऑफ 4D सीरीज एलिमेंट एंड 5D सीरीज एलिमेंट इज सेम। क्लियर है। तो आपको रीज़न पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर पूछ लिया जाएगा तो चेंजेस क्या है, इसका रीज़न क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। तो ये आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए। आप इसको इंक्रीज जब ऑर्डर आता है तो आपके पास में जैसे मैंने बोला टाइटेनियम, ठीक है, और ये मैंने बोला कि ZR, और एक आपके पास हाफेनियम। तो ध्यान देना कि ये यहाँ से टॉप टू ये साइज इंक्रीज करेगा, लेकिन इनके अंदर साइज लगभग सेम रहेगा। तो हमारे पास ऑर्डर आता है तो आपको इस फॉर्म में इसको आंसर देना है। क्लियर। तो हमारे पास ही डी ब्लॉक के कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट पढ़ लिया हमने, टॉप टू बॉटम पढ़ लिया, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कुछ और एक्सेप्शंस की। अब हम पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में किसका? बोरोन फैमिली। क्लियर है? देखिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है एकदम आपके एग्ज़ाम व्यू से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आप इनको इसी फॉर्म में बिल्कुल याद कर लीजिए, समझिए और उसको इसी फॉर्म में अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं लगभग इन्हीं के आसपास से पूछे जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि नॉर्मल केसेस तो पूछे नहीं जाते, जो भी पूछेंगे एक्सेप्शन फॉर्म में। तो मैं जो ये मटेरियल तैयार कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर रहा हूँ कि आपके चाहे आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ज़रूर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है? तो हम बात करते हैं बोरॉन फैमिली के अंदर क्या एक्सेप्शन है। ठीक है, नॉर्मली हम बोरॉन फैमिली पढ़ते हैं कि ये हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, साइज टॉप टू बॉटम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ये होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं जब हम इसकी रेडियस के बारे में देखते हैं तो देखिए हमारे पास कुछ हमारे पास में एक्सेप्शन मिलेगा कि 85 से 143 ये इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन 143 से देखिए गैलियम का साइज एक अचानक से कितना हो गया, कम होने लग गया। बाकी इनमें कोई चेंजेस नहीं, बाकी तो इंक्रीज़ कर ही रहा है। लेकिन क्या हो गया, एक चेंजेस हो गया। क्या चेंजेस हो गया इन दोनों में, यानी हमारे पास में क्या चेंजेस हो गया कि गैलियम की एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से क्या हो गई, कम हो गई। अब ये क्यों हो गई, इसका भी रीज़न है। देखिए आपके पास में, वैसे आपको पता लग जाता है। जैसे हमारे पास में बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5, और एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13। ठीक है, और 13 के बाद ये कितना होता है हमारे पास में, 31 है। अब अभी आप पढ़ के आए हो कि 21 से 30 तक क्या होते हैं, 10 एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं तो एक्स्ट्रा उन पे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिससे क्या हो जाएगा, गैलियम का साइज कैसे हो जाएगा, एल्यूमिनियम से कम होने लग जाएगा। क्लियर है? समझ लो एक बार वापस कि हमारे पास में क्या होता है, इससे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट आता है। डी ब्लॉक कितना एलिमेंट है, 10, तो उन पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम पता है साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो एक्स इफेक्टिव न्यूक्लियर 10 इलेक्ट्रॉनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इन पर साइज क्या करेगा, गैलियम का कम हो जाएगा। क्लियर? देखिए इसका रीज़न समझ लीजिए। देखिए लिखा हुआ है अपने पास, देखिए कोई एक्सेप्शन है लेकिन एक्सेप्शन के रीज़न भी है। क्लियर है? तो उसको इस फॉर्म में याद करना है, एक्सेप्शन है, देखो एक्सेप्शन के रीज़न है, तो आपको इसी फॉर्म में याद करना है। अगर नहीं प्रॉब्लम, वैसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, अगर नहीं याद हो रहा तो आपके पास में ये इसका रीज़न भी है। एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज़ लेस देन एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ 18 + 18 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द एडिशन ऑफ 10 transitional element from going aluminum to gallium. As a result, attractive between outer electron and nuclear increases and atomic radius of gallium decrease in comparison to एल्यूम। ठीक है, इतना रीज़न आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, इसके कारण क्या होता है, इन पर इफेक्टिव एक्स्ट्रा 18 इलेक्ट्रॉन का चार्जेस आ जाता है, क्योंकि इस बार 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर आपको याद करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो इनका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनका करेक्ट ऑर्डर आपको ये लर्न करना है। ठीक है, ये एकदम प्रॉपर नोट्स है आपके नीट 2020 के लिए। आप इनके लिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, और जो एक्सेप्शन है उनको अपने नोटबुक में याद कर लीजिए, और जब क्वेश्चंस बनेंगे तो लगभग इन्हीं टॉपिक में से बनेंगे और इन एक्सेप्शन में से। क्लियर है? तो आज के लिए हम खाली इतना ही क्लास रखेंगे। ठीक है, हम इस टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना